नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो वतन के रखवाले करगिल एट 25 में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज 2024 में हम करगिल युद्ध की शानदार विजय के 25 साल का जश्न मना रहे हैं। बहुत से लोगों को जो इन दिनों में पैदा हुए हैं, जिनको मिलेनियल्स कहा जाता है, शायद उनको याद भी ना हो या फिर उन्होंने किताबों में पढ़ा हो कि करगिल में युद्ध हुआ था। लेकिन हम लोगों ने अपनी नज़रों के सामने इस कठिन और चुनौतीपूर्ण युद्ध में भारत के जाबाज सैनिकों को, भारत के जाबाज लड़ाकों को लड़ते हुए देखा, मुस्कुराते हुए माँ भारती की रक्षा में प्राण गंवाते हुए देखा। 1999 के यही महीने थे, जून और जुलाई के, जब भारत के उत्तर में कश्मीर की सुंदर वादियों में तोप और बम के गोले गड़गड़ा रहे थे। भारत का दुश्मन पाकिस्तानी सैनिक और उसके मददगार आतंकवादियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर कर भारत के इलाकों में कई ऊंची पहाड़ों और चोटियों पर कब्जा जमाने की नापाक कोशिश की थी। तब भारत की सेना, फिर चाहे वो आर्मी हो या फिर एयरफोर्स, सभी को एक लाइन का आदेश था कि हमको अपना इलाका हर कीमत पर खाली कराना है और ऐसा मुंहतोड़ जवाब देना है दुश्मन को कि दोबारा करगिल जैसी स्थिति पैदा ना होने पाए। हम अपनी इस खास सीरीज वतन के रखवाले करगिल एट 25 में आपको भारतीय सेना के कई खास हीरोज के किस्से बताते आ रहे हैं, उनसे आपको मिलवाते भी आ रहे हैं। लेकिन आज इस बेहद खास शो में यहाँ स्टूडियो में बात करेंगे भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के कुछ ऐसे जाबाज पायलट्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ, जिनकी वजह से भारत को पाकिस्तान पर यह बड़ी विजय हासिल हुई थी। इनको भी पूरा श्रेय मिलना चाहिए। मेरे साथ स्टूडियो में 5 मेहमान हैं। इंडियन एयरफोर्स के बेहद शानदार, बेहद आप जैसे कह सकते हैं कि बहुत ही प्रोफाइल इनका जो शानदार रहा, फाइटर पायलट्स रहे। आज 25 साल के बाद ये पांचों भले ही भारतीय फौज से, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हों, लेकिन इनके जहन में 1999 के करगिल युद्ध के वो बहादुरी के किस्से अभी भी ताज़ा हैं, जब हमारी सेना की प्लानिंग और इन जाबाज लड़ाकू पायलट्स के एग्जीक्यूशन ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। आइए एक एक करके आपको इन पांचों रियल लाइफ असली हीरोज से आपको मिलवाता हूं। सबसे पहले एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में लेज़र गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया, और वो जो टाइगर हिल की शानदार तस्वीरें देखते हैं हम लोग, जब टाइगर हिल के ऊपर एक बॉम्ब गिरता है जाकर, वो नाम्बियार साहब के प्लेन से निकला था। बात करेंगे डिटेल में उस पर भी। उनके साथ एयर मार्शल दिलीप पटनायक साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी एनडीटीवी इंडिया के स्टूडियो में। आप भी टाइगर हिल के मिशन में शामिल रहे, और एक ऐसा मिशन आपने एक और किया जिसके तमाम जानकारी, सीक्रेट्स आज आप हमारे शो में रिवील करने वाले हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन श्रीपद टोकेकर साहब हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप मिराज 2000 उड़ाते रहे, और आपकी सॉर्टीज़ की वजह से बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को मिली, उसका पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए। और मंथो ढालो की पहाड़ियों पर जो सबसे पहली बड़ी जीत मिली टाइगर हिल के पहले, वो शायद आप ही का मिशन था, आप ही का निशाना था, आपकी कामयाबी थी। उसके लिए शुक्रिया भी, और वेलकम टू एनडीटीवी इंडिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी हैं। आप मिग 27 उड़ाने वाले फाइटर पायलट रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बनर्जी साहब। और ये उस ज़माने में वायरल वीडियोस अगर होते तो शायद उसके हीरो बनर्जी साहब होते। ऐसे बयान, ऐसी जुमले, ऐसे शब्द इन्होंने दिए, जिसकी वजह से आगे जाकर आप कह सकते हैं, उनकी उस काबिलियत की वजह से आगे जाकर बनर्जी साहब भारतीय एयरफोर्स के दिल्ली में पीआरओ भी बने, प्रवक्ता भी बने। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। साथ में विंग कमांडर पीजे ठाकुर साहब भी मेरे साथ हैं, जिन्होंने मिग 25 उड़ाया। और मिग 25 इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि आखिरकार दुश्मन ने कैंप कहाँ बनाया है, दुश्मन पहाड़ की किस चोटी पर बैठा हुआ है, ये कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए प्लेन मिग 25 उड़ाया गया। उस प्लेन में इतनी, जो प्लेन साउंड की स्पीड से 3 गुना अधिक उड़ सकता था, लेकिन उसने तस्वीरें खींची, और तस्वीरें कैसे खींच पाए साफ सुथरे तरीके से, जिसके बाद बाकी तमाम अधिकारियों ने उनको निशाना बनाया। तो उसका श्रेय ठाकुर साहब को जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत करते हैं, लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, पर मुझे लगता है किससे ज़्यादा ज़रूरी है। नाम्बियार साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। टाइगर हिल की वो तस्वीर हम पहले देखते हैं, और फिर मैं जानना चाहूँगा कि टाइगर हिल के वक्त क्या था, क्या सोचा था, और क्यों ये तस्वीरें जो हमने देखी टाइगर हिल 1 और टाइगर हिल 2, वो तस्वीरें अगर हम दिखा सकें। और फिर हम आपसे जानना चाहते हैं आखिरकार ये तैयारी कैसे की गई थी, क्या हुआ था उस दौर में 25 साल पहले। आई विल टेक यू देयर, यू स्टार्ट प्लीज।
टाइगर हिल अटैक जो आप वीडियो देखते हैं, उससे एक दिन पहले 23 मई को हमने इसी रिसोर्टी को किया था पहली बार। अनफॉर्चुनेटली हमारी लक ऐसी थी कि उस समय टाइगर हिल के ऊपर एक छोटा सा क्लाउड पैच था, जिससे कि हमें उस टाइगर हिल के टॉप को टारगेट नहीं कर पाए। हमने 2 या 3 बार ही कोशिश किए थे उधर उसको टारगेट करने को, मगर क्लाउड उस दिन हिली ना उधर से। तो इसीलिए जब हम ऊपर चक्कर मार रहे थे, तब मेरे जो नंबर 2 थे, जो मेरे पीछे बैठे थे, उन्होंने मुझे शाउट किया, नंबी सर, हार्ड लेफ्ट गो, फ्लेयर लेफ्ट, इंडिकेटिंग दैट कुछ मिसाइल लॉन्च हो चुका है और फ्लेयर निकालने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि फ्लेयर की स्विच आगे कॉकपिट में थी। मैंने उसको फ्लेयर की स्विच को दबा दिया और एयरक्राफ्ट को एक लेफ्ट टर्न, मतलब किसी ने आपको टारगेट बनाया नीचे से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम ऊपर घूम रहे थे, वेटिंग फॉर द क्लाउड टू गो अवे। Fortunately for us, the cloud patch was such that it not only we were well above the height which the missile could hit us at. तो हमें उस ऐसे डरने की कोई बात नहीं थी, मगर तब जब मिसाइल दिखा गया था तो हमें उसके लिए एक्शन लेना तो जरूरी था। राइट। तो ये फर्स्ट डे हुआ। सेकेंड डे इस बार हमारे 3 मिराज एयरक्राफ्ट लॉन्च हुए थे। इसमें से 2 बॉम्ब्स के साथ थे और एक तीसरा एयरक्राफ्ट था हमारे कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर छाबरा जो फ्लाई कर रहे थे, उनके साथ चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी थे। वो खुद अपने आंखों से देखना चाहता था कि फर्स्ट लेज़र गाइडेड बॉम्ब डिलीवरी कैसा जाए और कैसा उसका रिजल्ट हो। तो काफ़ी एक्साइटमेंट था और हमें प्रेशर भी था कि परफॉर्म करना था। अब देखिए, हालत ऐसा है कि एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब को एक्यूरेटली ड्रॉप करने में हज़ारों स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, लॉट्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, पूरा टीम वर्क होता है और कोई एक फेलियर रिजल्ट्स इन अनसक्सेसफुल बॉम्ब रिलीज। मगर ताजुब की बात है, पहली बार ये बॉम्ब ड्रॉप किया जा रहा था सबके सामने, full Air Force was looking at us. Our Chief of Air Staff was sitting on top, watching us perform. And देखिए, माहौल ऐसा था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि कैसे परफॉर्म होगा बॉम्ब, कैसा काम करेगा, कैसे डिलीवरी होगा। एज लक कुड हैव इट, सब कुछ परफेक्टली काम चला। जब मैं बॉम्ब 7 o'clock in the morning जब ड्रॉप किया, तो बॉम्ब जैसे कि सोचा गया था उसी तरह एयरक्राफ्ट से निकला। मैं एक लेफ़्ट टर्न डाला ताकि वो बॉम्ब को लेज़र फायर करते रहूं, ताकि वो इम्पैक्ट तक उसको टारगेट को इल्यूमिनेट किया जाए। और बॉम्ब का फ्लाइट टाइम जो है, एयरक्राफ्ट से टारगेट को हिट करने में 30 सेकेंड लगते थे, मगर वो जो 30 सेकेंड थे मेरे हिसाब में मुझे 2 मिनट से ज़्यादा लगा सोच, क्योंकि टाइम जस्ट स्टॉप्ड। एंड हमारा जो क्या बोलते हैं, माइंड का क्लॉक है, वो 1 मिनट 2 मिनट, हमें डर हो रहा था कि ये प्रोबेबली निशाना नहीं लगे। और देखते ही देखते सडनली पूरा फ्रेम एक्सप्लोड हो गया और हमारे हमें जो उस टाइम जो खुशी मिली इस कॉकपिट में, बहुत ही अद्भुत था। इनफैक्ट मार्शल पटनायक, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप भी उस मिशन में इन्वॉल्व रहे, उस पूरे टाइगर हिल के। कितना मुश्किल होता था लेज़र गाइडेड बॉम्ब के साथ, जो मार्शल नाम्बियार साहब बता रहे हैं कि टारगेट को हिट करना है, परफॉर्मेंस है, नीचे से लोग देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें आपके साथ है कि आप उड़ के गए हैं, आप कुछ सफलता लेकर आएंगे। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जब भी आप बॉम्ब गिराते हो, हमारा एयरफोर्स का ज़िंदगी निकल जाता है ट्रेनिंग में। और वो अगर ट्रेनिंग जब ज़रूरत, देश की ज़रूरत है, उस टाइम में अगर वो ट्रेनिंग कामयाब ना हो तो उससे ज़्यादा दुख नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा एप्रीहेंशन रहता है कि हमारा जो बॉम्ब लेके गए हैं वो टारगेट को जाके हिट करता है कि नहीं। और उस टारगेट को, बॉम्ब को हिट करने के लिए कई सारे प्रथाएं शुरू होती है। उसका शुरुआत हो जाता है 40 किलोमीटर पहले से। आपको लेज़र डेजिग्नेटर पॉड को सेटिंग करना पड़ता है, सही जगह में गया कि नहीं। धीरे धीरे जितने पास आते रहते हो, आपका हार्ट बीट, पल्पेशन सब बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पहले पिकअप करना है, डेजिग्नेट करना है, उसके बाद वेट करना है फॉर द लेज़र टू फायर, दबाना है जब रेंज, उसका एक रेंज होता है।
8 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में। 8 किलोमीटर से पहले अगर तुम रिलीज़ कर दो तो बॉम्ब पहले गिरेगा, बाद में करोगे तो वो आगे चला जाएगा, निशाना चूक जाएगा। सो ये 2 किलोमीटर के बीच का जो बकेट है उस बीच में वो ऑटोमेटिक बोलता है। स्पीड पे आप लोग उड़ते हैं उसमें 2 किलोमीटर का फासला कितने सेकंड में पूरा हो जाता है? तो ये आपका सिर्फ 8 ही सेकंड होते हैं। हाँ, 8 सेकंड। उस 8 सेकंड में रफ्तार तकरीबन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मगर ये थोड़ा इम्प्रूव वर्जन है, वो बताता भी है फायर नाउ प्रेस नाउ, वो बताता है। तो जब प्रेस करोगे उसके बाद यू हैव टू कंटिन्यू, और जो लेज़र है उस पर फायर करना चाहिए और आपको टर्न भी करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे नहीं जाना है। आगे चले गए तो शैडो में आ जाएगा। तो जहाज़ को भी उड़ाना है, फायर भी करना है, पॉइंट भी करना है और वेट करना है कि बॉम्ब जाके वहीं जाता है कि नहीं। तो टाइगर हिल से बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बुंथो डालो की। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन शिपर टोकेकर साहब भी हैं और उस पूरे मिशन के हीरो। उस वक्त की वो वीडियोस आपके बड़े पॉपुलर रहे। मैं चाहूँगा क्या कहा था टोकेकर साहब ने, उनकी एक साउंड बाइट है हमारे पास पुरानी 25 साल पहले की एनडीटीवी के पास, वो ज़रूर सुनाना चाहिए। जो बयान निकल कर आया था शिपर टोकेकर साहब का उस वक्त 25 साल पहले। We knew that they were around in that area because we could pick them up on the radars, but we never had any engagement. Quite a disappointing experience, I should say. ये किस घटना की आप बात कर रहे थे? ये मैं बात कर रहा था कि मुझे ये प्रश्न पूछा गया था कि आपको ये जो लड़ाई हुई इसमें परली तरफ से, दुश्मनों की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ, तो इसमें आपका क्या कहना है? तो उसमें मैंने जवाब में तब बताया था कि मुझे पता था या हमें पता था कि वो लोग वहाँ पे हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने रडार पे देख सकते थे, परंतु द्वंद्व नहीं हुआ और उससे मुझे बड़ी निराशा हुई। तो ये खैर 25 साल पहले की बात है, आज शायद मैं कुछ और कहता। तो लेकिन हम आगे आपसे बात करें, वो मुंतो डालो के विजुअल भी देखने चाहिए हमको, जो आप ही के द्वारा हम लोगों ने देख पाए। ये मुंतो डालो के शॉट्स हैं, समझाइए इसको सब। जो बाईं तरफ का फ्रेम है आप देख रहे हैं, उसमें हमने, हमारी एक सर्च मिशन थी जिसमें हम जो मेरे पिछले 2 वक्ताओं ने कहा लेज़र डेजिग्नेटर पॉड, उसके द्वारा हम उस एरिया को खंगाल रहे थे कि ये जो घुसपैठिए हैं या जो पाकिस्तानी सेना है, उसको उस वक्त घुसपैठिए कहते थे, वो कहाँ बैठे हैं। क्योंकि हमें उसकी ये जानकारी नहीं थी कि ये बैठे कहाँ हैं। हमें सिर्फ ये पता लगता था कि ये हमारी सेना पे वार कर रहे हैं और हमारी सेना को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से वार आ रहा है। तो चाहे वो हमारी आर्टिलरी हो या इन्फेंट्री हो, उनको इसका जवाब देने के लिए उतना मुश्किल रहता था कि अगर आपको पता ही ना हो कि आपको आपके ऊपर बाण या वेपन जो है वो कहाँ से फायर किया जा रहा है। तो उसमें बाईं तरफ का जो वीडियो है उसमें हमने लेज़र डेजिग्नेटर पॉड द्वारा उस कैंप का एक वीडियो लिया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ढूंढने गए थे, हम एक मिशन पे थे जिसमें हमें उस एरिया में सर्च करके निकालना था, सिस्टमेटिक सर्च होता था। तो उसमें हमें ये वीडियो मिला था। जब इसको हमने ज़मीन पे आके 29 इंच के टीवी पे देखा, तब हमें पता लगा कि ये कैंप है जिसमें करीब 70 टेंट नुमा कुछ ये थे, जिसमें इग्लू टेंट जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स थे जिसमें शायद 150-200 लोग रहते थे। और उस वीडियो में अब तो नहीं दिख रहा, पर उस वक्त जब मैं हमने उसको 29 इंच के टीवी पे देखा था तो उस पे कुछ लोग चलते फिरते हुए भी नज़र आए थे। अच्छा। तो ये तो पक्का था कि उस जगह पे ये नहीं था कि वो कैंप खाली कर दिया गया था, वहाँ पे लोग थे और वहाँ पे मूवमेंट भी देखा गया था। तो ये पता लगने के बाद फिर अगले दिन ये फिल्म दिखाई गई। अगले दिन फिर हम 4 लोग अलग अलग जहाज़, मतलब 2 अलग जहाज़ों में गए, उसको हमने विजुअली देखा, क्योंकि इस पे बम गिराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें लेज़र गाइडेड बॉम्ब नहीं था। सो आपको विजुअली उसको मतलब देखना था, और जब आप देख सकते थे तभी आप बम गिरा सकते थे, क्योंकि उस बम को गिराने के लिए आपको उस चीज़ को आंखों से देखना पड़ता था। आप जब पिकअप करोगे तब उस पर एम करके फायर कर सकोगे। लेज़र गाइडेड बॉम्ब में आपके पास एक पॉड होता था, जिसके माध्यम से आप काफ़ी दूर से टारगेट को पिकअप कर सकते थे। तो ये मुंतो डालो की जो आपने करिश्मा किया, कारनामा किया, सफलता की भारतीय फोर्स ने, इसने कैसे इस पूरे कारगिल की लड़ाई को चेंज कर दिया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। उस वक्त हम लोग ब्रीफिंग में बोला गया, मतलब बाद में लगा, बस मैं आज रिट्रोस्पेक्टिवली बात करूं तो उस दिन के बाद से लड़ाई भारत के पक्ष में आती दिखाई देने लगी। जी,
ये जो मुंतोधालो का कैंप था, ये मेनली एक लॉजिस्टिक्स माने उपस्कर विभाग या वेपन का स्टोर था उनका। जी, जी, जी। यहाँ से उनके जितने लड़ाके ऊपर चोटियों पे बैठे थे, उनको खाना और आयुध ये दिया जाता था। सो इसको जब हिट किया, इसको हमने 16 तारीख को हिट किया, 16 जून 1999। उसके बाद उसका असर इमीडिएटली तो नहीं दिखा, बट थोड़े दिनों में पता लगने लगा कि पाकिस्तानियों की तरफ से जो रिटर्न फायर आता था वो कम हो गया। सो वो उनके वेपन्स ख़त्म होने लगे, उनका आयुध, उनका खाना ख़त्म होने लगा। सो रेजिस्टेंस जो है हमारी फोर्सेस के लिए वो उतना कम होने लगा। तो इसको ये जो उपस्कर डिपो था उनका, ये सिर्फ टाइगर हिल नहीं, उस एरिया में जितने उनके पोस्ट थे उनको तो मालूम था, उन सब तक पहुंचने का एकमात्र जरिया था। उनके सारे वेपन्स, खाना सब वहीं स्टोर्ड रहता था। और उसके बाद से तो जब तस्वीर ऐसी बदलनी शुरू हुई कि 26 जुलाई आते आते पूरी लड़ाई जो थी वो उस पर भारतीय सेना और भारत की गर्व की कहानी बनकर रह गई। लेकिन दो और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम बार बार तस्वीरों की बात कर रहे हैं। मैं बनर्जी साहब, आपकी इजाज़त के पहले मैं ठाकुर साहब के पास जाना चाहूँगा, और वो इसलिए विंग कमांडर ठाकुर कि वो जो तस्वीरें हमने देखी और जो तस्वीरें ली आपने आपके उस MiG-25 की सॉर्टीज़ ने, वो बताइए। वो क्योंकि आज की तारीख में तो कैमरा हर एक के पास है, हर आदमी खड़ा होकर फ़ोटो ले लेता है, हर आदमी मिल के कर लेता है। आपके ज़माने उस वक्त में 25 साल पहले जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर थी, कितना मुश्किल था वो पूरा मिशन आपके लिए? मुश्किल तो नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते थे MiG-25 को लो लेवल में फोटोग्राफी करनी। हम फ्लाई करते थे 10 किलोमीटर पे, एयरक्राफ्ट वाज फ्लाइबल, बट हमने कोई प्रोसीजर्स नहीं बनाए थे कि इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो MiG-25 है वो इस्तेमाल होता है 20 किलोमीटर पे, 2.5 मार्क पे, और बेसिकली स्ट्रैटेजिक रखी होती है कि बड़े टारगेट उठाने हैं। यहाँ हमारे पास क्या थे? इग्लूज, बंकर्स, स्मॉल टारगेट्स। तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम लोअर हाइट पे फ्लाई करें। पूरा एरिया कैमोफ्लेज होगा ना, वो तो अगर बर्फ़ है तो वाइट इग्लूज दिख रहे होंगे। मेरा मतलब कि वो साइज़ इतना छोटा था कि 20 किलोमीटर से दिखते ही नहीं, उसको इनलार्ज भी करते ना तो वो नहीं दिखता। हम वी कांट डिसाइफर। राइट। उसके लिए हम ये प्लान था कि 10 किलोमीटर पे उड़ेंगे, सबसोनिक स्पीड पे उड़ेंगे, और एक ही सॉटी में पूरा LC बोलते हैं ना जी, एक एंड से दूसरे एंड एक सॉटी में पूरा कवर कर दिया। क्योंकि MiG-25 का जो सिंगल फ्रेम है कैमरे का 10 किलोमीटर से वो 11 किलोमीटर दाहिनी तरफ एक्सेस है फ्लाइंग पाथ से, ओके, और 11 किलोमीटर दूसरी तरफ, ओके, वो पूरा एक फ्रेम में आ एक जाता साथ है। कैप्चर कर लेते हैं। तो आपको 22 किलोमीटर और 22 किलोमीटर एक फ्रेम में आ जाता है। ओके। हम इनफैक्ट ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी के पास आना चाहूँगा। इसके पहले कि मैं अनुपम बनर्जी से बात करूँ, उनका वो पुराना बयान हम दिखाना चाहेंगे जो 25 साल पहले NDTV के आर्काइव से हम निकाल के आपके लिए लेकर आए हैं। ज़रूर देखिए क्यों ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी ने क्या कहा था, और क्यों मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि अगर आज की तारीख में वो कोई बयान वायरल हो, कोई बयान चले जो खूब सर्कुलेट हो जाए, उसके लिए अनुपम बनर्जी साहब क्यों जाने जाते हैं। सुनिए इस बयान को। We are lucky people, fighter pilots. We could vent our feelings, anger by dropping bombs. They can't do it. For them, they give their feeling like this. You missed some nice ones, like, well, one was, this is a sixer from Sachin for Akram. One was this is to Imran from Zenith. And there are numerous ones. You had to see them. This was to Nawaj with the thing with a lot of awaj. ग्रुप कैप्टन बनर्जी, आप जहाँ बैठे हुए हैं और जिस चीज़ पे आपने हाथ रखा हुआ है, जोर का झटका धीरे से लगे, वो बॉम्ब है? हाँ जी, वो एक 1000 पाउंड बॉम्ब है। क्या तैयारी थी, क्या प्लान था? MiG-21, 23 और 27 जो है एकदम ऑपरेशन के शुरू में इंट्रोड्यूस किया गया जब एयर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो उन दिनों में हम लोग श्रीनगर में थे, और श्रीनगर में जहाँ पे हम थे, हम ऑपरेट कर रहे थे 2-3 स्क्वाड्रन, उस जगह पे एक IL-76 पॉइंट होता था, और वहाँ पे जो इंजर्ड सोल्जर्स, उनको दे यूज्ड टू बी एयरलिफ्टेड बैक फॉर मेडिकल इवैक्यूएशन एंड ऑल। तो
एक गुस्सा तो था सबके मन में, क्योंकि हमें पता था कि ये जो लड़ाई हो रहा है एक ब्रीच ऑफ फेथ, एक ट्रस्ट जो बनाया गया था वो था। और जैसे कि मैं उस टाइम में भी बोला था कि हम लोग जो पायलट्स थे हमारे पास मौका था, क्योंकि हम जाके बॉम्ब गिरा सकते थे। जो एयर वॉरियर्स जो साथ में होते थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पायलट अगर एक 6 बजे मिशन कर रहे, वो एयर एरियर 3:30-4 बजे आके जहाज़ तैयार करते, बॉम्ब लोड करते, तब जाके हम करते। तो किसी ने एक क्रिएटिव आइडिया दिया था कि हम बॉम्ब में ग्राफिटी लिखेंगे, और वो ग्राफिटी इतने साल बाद वो चलता रहेगा, इसका कोई आइडिया नहीं था। उस टाइम में जो एंगर था वो वेंट करने के लिए लोगों ने लिखा था। लेकिन शुरू का जो MiG-21, 23, 27 जब ऑपरेट कर रहे थे तब हमारे पास ज़्यादा इनपुट नहीं था। तो इसलिए जो हमें आर्मी ने ब्रीफ किया था सैंड मॉडल पे, तो उसके बेस पे जब हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया था तब वो एक काफ़ी सारी चीज़ आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ा, क्योंकि इस इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे इसके पहले कभी भी कोई एयर ऑपरेशंस नहीं हुआ, और हमारे जो एयरक्राफ्ट थे वो ऑलमोस्ट लिमिट पे फ्लाई कर रहे थे, वेपन लिमिट पे, और हम पास आते थे, क्योंकि इनिशियली जब हम नॉर्मल अटैक्स कर रहे थे तो हमारा जो रेंज 1500-1600 किलोमीटर तो उस मीटर, तो उसमें हम उनका मिसाइल रेंजेस में भी आते थे। और आपको पता है कि उस समय जो मुंथुधालो में जो फर्स्ट अटैक हुआ था MiG-27 ने किया था, और उसके बाद उस दिन उस मिशन में नचिकेता, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने इंजेक्ट किया था, उनके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, और उनको जब लोकेट करने स्क्वाड लीडर आहूजा जो उस मिशन के पार्ट थे, फोटो रेकी उनका रोल था, उनके बाद उन्होंने फिर आके उनको ढूंढने लगा, तब उनका एयरक्राफ्ट भी मिसाइल के रेंज पे आ गया था। तो ये सब मिला के अगला दिन एक हेलीकॉप्टर के भी वो होता है जिनके पास वो केम क्लोज टू टाइगर हिल अटैक में। तो सब मिला के जो माहौल उस टाइम में था, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ इंडियन एयरफोर्स को उसके बाद करना पड़ा। कुछ आपने सुना है मिराज 2000 पायलट से उन्होंने क्या क्या किया है, कुछ हमें भी करना पड़ा, इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा। जो हमारा अटैक पैटर्न्स, चीज़ें, जो इक्विपमेंट जो जहाज़ में पहली बार लगाया गया था, उसके साथ पहली या दूसरी सॉर्टी में हमें बॉम्बिंग मिशन के भेजा गया था। ओवरऑल इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। जो जैसे पटनायक साहब ने बोला था कि ट्रेनिंग जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उस टाइम में हमें ये था कि जो भी है हमें करना है, क्योंकि हमारा आर्मी वाज इन अ बैड सिचुएशन, और हमें उनको एयर फोर्स वाज द थिंग दे आर लुकिंग एट टू चेंज द कोर्स ऑफ द वॉर। 25 साल बीत गए, पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं की जो उसने उस वक्त किया था 99 में। इन 25 सालों में क्या बड़ा चेंज भारतीय वायुसेना में आया और पाकिस्तान की वायुसेना में आया? इफ़ यू कैन से कि बता सके कि अब हम लोग कितने अश्योर्ड हैं ना। देखिए, इतने सालों में दोनों वायुसेनाएं काफ़ी एडवांस हो गई हैं, दोनों के पास नए वेपन्स आ गए हैं, बट द पॉइंट इज़ कि हमारी जो ट्रेनिंग है और हमारा जो ग्रिट है, कि हमें इतने सालों से ट्रेन किया गया है, किसी एक पर्पज़ के लिए ट्रेन किया गया है। और मैं कहूँगा कितने सारे वायुसेना के पायलट हो चुके होंगे जिन्होंने अपनी कमिश्निंग से लेकर रिटायरमेंट तक उनको एक भी मौका नहीं मिला कि देश के लिए जिस काम के लिए आप ट्रेन हुए हो वो काम करने का मौका मिले। तो जब मौका मिलता है तब हम में से यहाँ जितने बैठे हैं किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि क्या ये करना ख़तरनाक है, इससे मेरी जान को क्या होगा या मेरे फैमिली पे क्या, तो वो सब नहीं था। बाकी आपने जो सवाल पूछा कि पाकिस्तानी सेना में क्या फेरबदल हुए हैं या क्या चेंजेस आए हैं, और हमारे में दोनों एयरफोर्सेस एडवांस हुई हैं, दोनों के पास नए जहाज आए हैं, बट ओवर द ईयर्स पाकिस्तान ने दोबारा ऐसा दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि उनको उस वक्त जो आई शुड से सबक सिखाया गया या चांटा मारा गया, उसके बाद वो कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। उसके बाद लड़ाई करना एक बहुत ही कॉस्टली काम होता है दोनों कंट्रीज़ के लिए। किसी भी कंट्री के लिए लड़ाई में जाने से आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो 10 से 20 साल पीछे हो जाती है। सो आजकल ओपन लड़ाई में जाना बहुत मुश्किल होता है, कोवर्ट तरीके से कई चीज़ें की जाती हैं, हमने देखी हैं, उनके दुस्साहस जो होते हैं। बट अब हमारी वायुसेना तब भी उनसे बेहतर थी,
हमारी वायुसेना आज भी उनसे बेहतर है और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी वायुसेना उनसे सदैव बेहतर रहेगी। और मैं ये आपकी इजाज़त से, पांचों लोगों की इजाज़त से लास्ट लाइन ऐड करना चाहूँगा, वायुसेना नहीं, वायु सैनिकों की वजह से हम लोग बेहतर हैं उनसे, मुझे ऐसा लगता है। आपका जो जज्बा है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो मातृभूमि के लिए प्रेम है, वो शायद ही चाहे कितने अच्छे इक्विपमेंट क्यों ना हो, पर वो जब हिम्मत तो चाहिए ना कि जीतना है, कि करके लाना है, कर देना है, वो शायद आप लोगों की वजह से और आपका देखा देखी जो इस शो को तमाम लाखों करोड़ों लोग देखेंगे आने वाले वक्त में, वो भी आपसे सीखेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस देश के लिए जो किया है, इस त्याग को, इस बलिदान को, इस हिम्मत को हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। एनडीटीवी के स्टूडियो में आए, आपने 1999 के किस्सों को याद किया और हम सबको प्रेरणा दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो हमारी इस खास सीरीज़ में आज आपने एयरफोर्स के तमाम हीरोज़ के साथ मुलाकात की। कोशिश होगी इसी तरीके से तमाम लोगों से आपको मिलवाते रहें, बताते रहें कि आज आप जिस खुली हवा में आराम से सांस ले रहे हैं, वो दरअसल सिर्फ आपकी नहीं है, आप तक पहुंचाने के लिए बहुत से भारतीय वीर सैनिकों ने अपना बहुत कुछ गंवाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।